हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। चलिए आपका आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, गैस का दाब। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक आप गैस का गुण पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसके पहले ठोस पढ़ लिया मैंने, द्रव पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने वाले हैं? गैस का गुण। वो भी गैस का गुण बहुत कुछ हो चुका है, इसमें कुछ बचा खुचा है जो कि उम्मीद है इस क्लास में मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। और हम क्या बता रहे थे? ये सब चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको बेसिक का घूंट पिलाया जाए, उस घूंट को मैं पिलाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है और बिल्कुल क्लियर करते हुए, एक भी चीज़ रटनी नहीं है। जितना मैं जैसे समझा के पढ़ा रहा हूँ वैसे ही समझते हुए आपको जो है ना पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब मैंने इसको देखा तो इसमें मुझे लगा आपको यहाँ पर जो है ना 2 घूंट की ज़रूरत है। 2 घूंट का मतलब कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। घूंट का मतलब बेसिक का घूंट पिलाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने देखा बल। बल क्या होता है? क्या यहाँ पर एक कोई वर्ड है बल? तो बल है इसमें, बल आरोपित होता है, बल है ना, बल है। बल क्या होता है? फिर क्या था? दाब, ऊपर में ही दाब है, यहाँ दाब है। 2 पॉइंट आया। तो मैं सोचा इसको पहले आपको जो ना 2 घूंट पिलाते हुए चलूँ, ठीक है, बेसिक का। तो पहले हम बल को लेके चलते हैं, ठीक है। बल के बाद मेरा क्या निकलेगा? दाब निकलेगा। दाब को समझने से पहले हमको बल को समझना अति आवश्यक है, उसके बाद ही हम बल को समझ सकते, दाब को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बल, किसी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? धक्का या खिंचाव की आवश्यकता होती है। इसको क्या बोलेंगे हम? बल। जैसे देखिए, कुछ भी काम करेंगे, जैसे कि कुछ सोच लीजिए आप, जैसे कि मुझे पेन से लिखना है, धक्का दे रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, ये क्या हो? बल। क्या हम लगा रहे हैं काम करने के लिए। जब धक्का और खिंचाव देते हैं इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बल। जैसे कि ये है, इसको हम धक्का देंगे, क्या लगा रहे हैं हम? इस प्रक्रिया को बोलेंगे बल लगा रहे हैं। दे रहे हैं धक्का, लेकिन क्या बोलेंगे? बल लगा रहे हैं। खींच रहे हैं, क्या बोलेंगे? बल लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? सीधी सी बात थी। इसका मात्रक होता है इसका जो एक महान वैज्ञानिक न्यूटन था, उन्होंने दिया था बल को, तो इसलिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आप बल समझ में आ गई? बल समझ में आया ना। इसका कुछ माप होता है जिसको भौतिकी में आपको अच्छी तरह से बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी बेसिक का बस ऐसा घूट देते हुए जा रहा हूँ जो कि आपको ये समझ में नहीं कि बल कहाँ से आ गया। जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा हो, मैं पहले बता रखा हूँ, मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ। मैं यही जानता हूँ, मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो मेरी क्लास देख रहा है, वो पहली बार देख रहा है, यानी कि अभी तक इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था। मतलब बस उसको लिखने के लिए आता है, हिंदी उंदी पढ़ लेता है, इतना ही आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है ना। मैं उसी तरह से पेश आ रहा हूँ आपके साथ। तो बल समझ में आ गई। किसी कार्य को करने के लिए धक्का या खिंचाव की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? बल, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं। अपना क्या था? दाब। इसको थोड़ा गौर से समझना, ध्यान से समझना है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब। किस पर? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब। ये तो बोल दिए, अब समझाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये है, ठीक है। सॉरी, ब्लैक में ब्लैक मिल जाएगा आपको, दिखेगा नहीं सही से, आपके कंफर्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें हम बल लगाते हैं, बल लगा दिए। आ रहा है समझ में? कितना पे बल लगाए हम? यहाँ से लेके यहाँ तक पे लगाए ना, दिख रहा है? अब देखिए इसका, ये कितना सेंटीमीटर है? मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर होगा। ये लगभग 15 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताए थे ना, बस दोनों को गुना कर देंगे, याद है? बेसिक में बताए थे, ठीक है। 15 × 120 cm स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं। ये क्या निकला? आपका क्षेत्रफल निकला। और इस पर जो हम बल लगा रहे थे उसकी मात्रा कितना था? मान लेते हैं कि अपना 60 न्यूटन था। कितना था? 60 न्यूटन बोले थे ना। बल को किस में मापेंगे?
न्यूटन में इसका मात्रक है। इसके पीछे भी, बल के पीछे भी बहुत सारी कहानी है, उतना मैं चलूँगा ना। जैसे कि आपका क्लास लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबको लग रहा है यार हमारे परिवेश के पदार्थ में, जब यूट्यूब चैनल लिस्ट में देखता हूँ ना, कितना लगभग 5-6 नंबर से स्टार्ट होता है, 6 चल रहा, 7, 8, 9, 10, अब 11वां चल रहा है, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वही 2 घूंट के चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं पिलाऊंगा, चाहे क्लास कितनी भी लेट हो। मेरा प्रथम मोटिव है आपको अच्छी तरह से बच्चों की तरह बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आए, ठीक है। तो क्या आपका ये 15 सेंटीमीटर का, क्या ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ, और ये क्या हुआ 60 न्यूटन। क्या लग रहा है? इस पर बल लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या बोले थे साहब? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। अब एकांक क्षेत्रफल पर देखेंगे, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इस पर कितना बल लगेगा। जब पूरे पे 60 सेंटीमीटर लगा, सॉरी 60 न्यूटन लगा, तो इतना पे कितना लगेगा? तो क्या करेंगे? भाग देते हैं, नहीं बोलते हैं? जैसे बोलते हैं 5 रुपया में 10 पेन, तो 1 रुपया में 2 पेन। आया समझ में? बात को समझिएगा। 5 रुपया में 10 पेन, तो 1 रुपया में 2 पेन। क्या करते हैं? 10 में 5 से भाग देते हैं। उसी तरह से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 60 न्यूटन बल लगता है, तो 1 पे तो 60 में भाग देंगे 120 से, तो कितना होगा? आधा न्यूटन स्क्वायर। जैसे 60 में किससे भाग देंगे? 120 से। 6 दूनी 12, 1 में 2 से भाग देंगे 0.5। यदि ये सभी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो क्या है ये, तो मेरा बेसिक मैथ है, मैं 5 क्लास ले रखा हूँ बहुत पहले ही, 4 साल पहले ही, ऐसे मजाक में लिया था। सोचे थे चलो क्लास बनाते हैं, लेकिन 5 क्लास इतना सफिशिएंट है ना, आपको बेसिक मैथ पूरा कवर कर देगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से उसमें शुरू किया हूँ मैथ को, उसको पढ़ लीजिएगा, ये सब सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है 0.5? 0.5 को क्या बोलते हैं हम? आधा, लगभग आधा न्यूटन। ये क्या था? न्यूटन। ये क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हुआ? एकांक क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल में कितना न्यूटन है? 0.5 न्यूटन। ये क्या हुआ? आपका दाब हुआ। आया समझ में? कितना भी क्षेत्रफल दिया रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको निकालना किसमें? इकाई क्षेत्रफल पे जितना क्या लगेगा? बल लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? दाब। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए, ये था 2 घूंट। 2 घूंट बोलिए या 2 बूंद बोलिए पोलियो का। अब चलते हैं थोड़ा सा गैस का दाब, गैस के कण। अच्छा आप ही बताइए, ये जो मैं दे रखा हूँ ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बस आपको समझाने के लिए दिया हूँ कि कभी आप कॉपी उल्टाते हैं यानी कि पलटते हैं रिवीजन के लिए, आप एक बार देखिएगा तो कहीं ऐसा नहीं कि माइंड से स्किप हो जाए। मैं सोचा था बस ये आपका परिभाषा है, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? परिभाषा है आपका, किसका? गैस का दाब का। लेकिन मुझे लगा ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लंबे टाइम तक रिवीजन नहीं करते, थोड़ा दिमाग से स्किप होने की डर होता है, इसलिए मैं इसको बता दिया, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा अच्छी तरह से, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। कोई गैस है, किसी बर्तन में यदि किसी गैस को लेते हैं, किसी भी प्रकार के गैस को, तो वो क्या करता है? उस गैस की कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत अधिक होती है ना, बताया था ना। और उसके अंतराणुक स्थान क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके कणों का जो गतिज ऊर्जा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है, जिससे क्या होता है? वो गमन करते रहता है, अपने जिस बर्तन में रखिएगा ना, इधर से उधर गमन करते रहेगा। आप ही बताइए, जब इधर से उधर वो गमन करेगा, कौन? गैस। किसमें? किसी बर्तन में, ऑटोमेटिक उसकी दीवार पर ठोकर मारेगा ना। बता रखा था, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये क्या है? बर्तन है, इसमें क्या है? गैस है। ये इधर उधर मूव करता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी मान लीजिए कण है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा। कभी क्या होगा? दीवार से टकरा जाएगा। उसमें बहुत सारे कण होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, वो क्या इधर उधर टकराते रहेगा दीवार पे। आप ही बताइए, वो कण हमेशा क्या होगा? टकराते रहेगा। किस पे? बर्तन की दीवार पर। जब बर्तन की दीवार पे वो बराबर टकराते रहेगा, तो क्या बर्तन की दीवार को थोड़ा सा बल महसूस होगा कि मेरे ऊपर कोई बल लगा रहा है? आ रहा है समझ में? तो देखिए बर्तन की दीवार है ना, यहाँ से यहाँ तक समान रूप से चारों तरफ बल लगाता है। ये यदि किसी गैस को डाल देना, जो टकराता है उसका कण किसके? दीवार के साथ, क्या होता है? समान रूप से सभी दीवार पे वो बल लगाता है। कौन? गैस। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक एरिया हो गया आपका? किसका? सतह। जैसे मान चलिए ये बर्तन है, ये बर्तन है,
तो ये सब क्या एरिया हो गया। एरिया मतलब सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। ये क्या हो गया आपका सतह हो गया, सतह का क्षेत्रफल हो गया। सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम क्या बोल रहे थे, दाब निकालना है, तो दाब के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल से भाग देंगे किसमें, बल में, जितना बल उस पर लगाया, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पे कितना बल लगा उसको क्या बोलेंगे, दाब। यदि हम उस गैस का दाब निकाल लेते हैं बर्तन के अंदर का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैस का दाब। आया समझ में। यही चीज़ आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। गैस के कण विभिन्न वेगों के साथ, बोले थे ना, गैस के कण विभिन्न वेगों के साथ, वेग मतलब चलते रहता है, विभिन्न दिशाओं में, कभी इधर कभी उधर, पता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी इधर, विभिन्न दिशाओं में अनवरत बर्तन की दीवारों से, अनवरत मतलब इधर उधर, जिधर मन तिधर टकराते रहते हैं। क्या होता है, टकराता रहता है। इन टक्करों के कारण ये कण बर्तन की दीवारों पर एक बल आरोपित करता है। आपको पता है यदि किसी पर हम टकराएंगे बार बार तो क्या हो गया, इसमें बल आरोपित किया, हम यहीं पर टकरा गए, क्या हो गया, बल आरोपित किया, तभी तो हिल गया, कुछ कार्य हुआ ना। कहने मतलब क्या हुआ, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, बर्तन की जो दीवार है उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा आरोपित बल, जो गैस के कण के द्वारा जो बल आरोपित किया गया उसे क्या बोलेंगे, गैस का दाब कहते हैं। आ रहा है समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। देखिए एक होता है समुद्र सतह, समुद्री सतह का नाम समझते हैं। एक जैसे पृथ्वी गोल है, बताता हूँ मैं आपको, पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी पे कुछ ऐसे ऊंचे ऊंचे पठार नहीं है, कहीं समतल है, कहीं क्या है, नदी है जिसमें क्या है, भरा हुआ पानी भरा हुआ है ना। हम जो एक पृथ्वी का जो एक्यूरेट लेयर मानते हैं, लेवल मानते हैं, उस समुद्र का जो पानी का जो सतह होता है ना उसको मानते हैं हम, ठीक है। जो भी चीज़ हम धरती पे करते हैं, यदि हमको मानना है कि 0 पॉइंट कहाँ है धरती का सतह का, तो क्या मानते हैं, जो समुद्री सतह का जो ऊपरी लेवल है ना, बिल्कुल जहाँ से कि पानी वो होता है बराबर रहता है, बिल्कुल ऐसे घूम जाता है। पृथ्वी गोल है ना, तो समुद्र मान के चलिए क्या होगा, ऐसे घूमेगा। तो जो आपका सतह है ना, उस सतह को हम क्या मानते हैं, मेन सतह, ठीक है। वहीं से सब कुछ हम तुलना करते हैं। जैसे कि वायुमंडल का दाब, वायुमंडल का दाब कितना होगा, कहाँ पर, सतह पर, किसकी सतह पर, पृथ्वी की सतह नहीं बोलते हैं, पृथ्वी का तो मिट्टी क्या है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो हम किसको लेते हैं, समुद्री सतह को। आ रहा है समझ में, इसलिए बोलते हैं फ्रॉम सी लेवल। किससे मापते हैं हम, सी मतलब समुद्र, लेवल मतलब उसका लेवल क्या है, तो वहाँ पर उसका दाब क्या होता है, 1 वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब। इतना सही छोटी छोटी बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये तो भौतिकी का टर्म है, इसलिए मैं आपको उस तरह से नहीं समझा पाऊँगा जो कि आपको मैं अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पर समझाए आप समझ नहीं पाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बस एक मैं मोटे तौर पे बताया कि वहाँ से हम अगर दाब लेंगे ना, कहाँ पे, समुद्र की सतह पे, तो उसको बोलते हैं 1 वायुमंडलीय दाब। इतना ही आपको अभी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। अभी मैंने क्या बताया, दाब, दाब के विषय में कुछ और देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब होता क्या है, ठीक है, उसको जानना आपके लिए थोड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी, उसका जरूरत बार बार पड़ता रहेगा। वायुमंडलीय दाब मैंने पहले ही बता रखा, आपको बता रखा है ना, क्या बता रखा है, याद है, बिल्कुल याद होगा, फिर से बता देता हूँ। देखिए क्या होता है वायुमंडलीय दाब। वायु में क्या है, कुछ द्रव्यमान है, कुछ वजन है। प्रैक्टिकली भी बताया था मैंने कि किसी बैलून में आप हवा भर के उसका वजन कीजिएगा ना, तो थोड़ा 1 किलो 1.5 किलो ज़्यादा हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि वायु में भी वजन होता है। पूरा इतना वायु चारों तरफ से दब रहा है, मेरे को क्या कर रहा है, कस के दाब रहा है ना। अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा वायु का दाब कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल हम किसको मानते थे, किसको मानते हैं, समुद्र की सतह को। समुद्र की सतह पर जो वायुमंडल का दाब होगा, जितना प्रेशर के साथ उस शरीर पे बल लगाएगा वो, लेकिन हम इकाई क्षेत्रफल पे लेते हैं, समझ रहे हो ना। बल तो लगा रहा है पूरे शरीर पे, हम बल नहीं बोलते हैं। क्यों, हम ये देखते हैं कि इकाई क्षेत्रफल, यानी कि इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर पे कितना बल लगाता है वो, उसको क्या बोलेंगे, एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अरे समझ में मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर, कहाँ पर, समुद्र सतह पर, ठीक है, समुद्री तल पर, जहाँ पर कि समुद्र का पानी का लेवल है, बात को समझिएगा, जहाँ समुद्र का पानी का लेवल है वहाँ पर इकाई क्षेत्रफल पर जितना दाब बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एक वायुमंडलीय दाब,
ठीक है। तो देखिए होता क्या है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, क्या होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ये पास्कल क्या है आपका, पास्कल आपका दाब है, क्या है, दाब का मात्रक है, ठीक है ना। ये इतना पास्कल होगा तो क्या कहलाएगा, एक वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। ये पास्कल उसकल क्या है मैं भी बताया कि सब बाद में अच्छी तरह से समझा कि छोटे छोटे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। बस मोटे तौर पे मुझे इतना बताना था, बस आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। द्रव्यनांक, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं हम, इसको हल्के में लेना ही नहीं है। इसमें 2 डायग्राम है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। नीचे वाले को बाद में समझाऊंगा, ऊपर वाले को अभी समझा रहा हूँ। ये देखने में लगती है छोटी सी चीज़, बताऊंगा अगर ये डिटेल से तो समझ में आएगा, लगेगा हल्का, लेकिन आप यूँ भूल जाइएगा। अगर 2 से 3 दिन रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, पता ही नहीं चलेगा क्या क्या था ये। इसलिए नम्र निवेदन है आप लोगों से कि इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा, जो मैं भी बता रहा हूँ। ये चैप्टर उतना हल्का नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है, उसको मैं हल्का बनाया हूँ। कृपा करके आप उसको हार्ड नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। वो हार्ड तभी बनेगा जब आप उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा। हल्का तब तक रहेगा जब तक आप उसको रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। रिवीजन नहीं छोड़ना है भाई, कुछ भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसको। क्या ये ठोस, मैंने क्या बताया था अभी, पदार्थ की कितनी भी अवस्था होती हो, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको अभी कितने से मतलब रखना है, 3 से। कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के विषय में बड़ा डिटेल से बताया, द्रव के विषय में भी डिटेल से बताया, गैस के विषय में भी बहुत अच्छी तरह से बारीक तरीके से बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा उसका निचोड़ निकालते हैं, जो जितना मैंने पढ़ा ना उसको कहीं कन्फ्यूजन ना रह गया हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इतना दूर तक पढ़े ना, लगा होगा हल्का है, इजी, जो पूछूंगा बता दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो घुमाना मैं शुरू कर दूंगा ना, मेरे सामने बैठ के जब मैं आपसे पूछना शुरू कर दूंगा तो फंसना शुरू हो जाइएगा। नहीं फंसिएगा तो नहीं, मुझे पता है, लेकिन लंबा टाइम सोचना पड़ेगा, तब फिर आप जवाब दीजिएगा, वो ना हो इसलिए मैं उसको एक जगह पूरा क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए इसको देखते हैं। ठोस, जब हम ठोस को गर्म करते हैं, पहले किसको लेते हैं, गर्म को, तो क्या बनता है वो, द्रव। जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनता है वो, गैस। क्लियर, बता चुके हैं क्यों ऐसा होता है, ऑटोमेटिक बात है। जब हम गर्म करते हैं तो ठोस के कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है तो किस अवस्था में चला जाएगा, द्रव में। जब और ज़्यादा गर्म करेंगे तो किस में चला जाएगा, गैस में। ये सब तो बता चुका हूँ डिटेल से, इसको बार बार रिपीट करना मेरे लिए सही नहीं है, थोड़ा सा इंसल्ट सा फील होता है, ठीक है ना। देखिए, ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस बनेगा। ये समरी बता रहा हूँ मैं, जितना पढ़ा है ना उसका समरी है ये। गैस को ठंडा करूँगा क्या बनेगा, द्रव। द्रव को ठंडा करूँगा ठोस। आ रहा है समझ में। अब ये पहला स्टेप हो गया, इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आप लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। इसको अब कहीं बाहर नहीं जाने देना है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या है, जब ठोस द्रव में बदलता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठोस का द्रवण। आया समझ में, कन्फ्यूज में नहीं रहना है। जब ठोस को हम द्रव में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, गर्म करके, तो वो प्रक्रिया जो होगा क्या कहलाएगा, ठोस का द्रवण। जब द्रव को गैस में बदलेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, द्रव का वाष्पीकरण। क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पन अलग चीज़ है बाबू। वाष्पन क्या है, जब जितना गर्मी चाहिए उसको, उससे पहले ही वो उड़ के क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, तब तो उसको वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन अलग है, वाष्पीकरण अलग है। वाष्पीकरण कब होगा, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उड़ने के लिए उतना देंगे, तब जाके वो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, तब उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो कहने का मतलब है, ठोस को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, ठोस का द्रवण कहलाता है। द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए उल्टा आते हैं उधर से, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गैस का द्रवीकरण या फिर संघनन, ठीक है। गैस का द्रवीकरण या फिर इसको ये भी बोल देते हैं या, और मतलब या इंग्लिश चला जाता है। एक्चुअली थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम में हो ना
थोड़ा बहुत हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको शुद्ध हिंदी आपके सामने प्रस्तुत करूँ। गैस का द्रवीकरण भी आप कह सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। गैस का द्रव बनना संघनन कहलाएगा या फिर गैस का द्रवीकरण। ये सब आपको रेलवे ड्राइवर में यही सबसे पूछा जाता है। रेलवे ड्राइवर ग्रुप डी जहाँ भी कंपटीशन हो पूछा देगा, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन, गैस का द्रवीकरण, इनमें से कोई नहीं, दोनों होता है। या फिर पूछ देगा इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो उसमें फंस जाता है बंदा। वो सब छोड़िए अभी, बाद में इतना अच्छा से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो सब जो ना हवा में उड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 3 बोर्ड में ड्राइवर का रिजल्ट नहीं दिए थे, मेरिट नहीं बनाए थे, क्योंकि हम उससे मतलब ही नहीं रखे। क्या होगा, अपना एक ही चीज़ मतलब रखना है पढ़ने से, वो भी क्या, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। देखिए, गैस का द्रव में बनना क्या कहलाएगा? संघनन या फिर गैस का द्रवीकरण। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? द्रव का जमना। पहले बता चुके हम ये सब, ठीक है। यदि ध्यान में नहीं हो तो ध्यान रख लीजिए। ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रवण, द्रव का गैस में बदलना, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण। गैस से द्रव में आएंगे तो संघनन, द्रव से ठोस में आएंगे तो द्रव का जमना। 2 स्टेप कंप्लीट हुआ, पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म। अब तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं। कृपया आप इस 2 स्टेपों को लॉक कर लें, ठीक है। अब चलिए, इस फिगर यहाँ तक मेरा कहानी समाप्त होता है। अब निचले पे आते हैं। मान लेते हैं ये कोई ठोस है, ठीक है। इसको हम गर्म किए तो क्या बना? धीरे धीरे द्रव बनना शुरू हुआ, द्रव बन गया। बनाना दिख रहा है ना, द्रव जैसा नहीं लगता, नदी जैसा पानी। अब इसको क्या करेंगे? और गर्म करेंगे। पहले क्या होगा? ये उबलेगा, बोले थे ना। इसको अभी अच्छे से डिफाइन करता हूँ। उबलेगा यानी कि इसको जब गर्म करेंगे क्या होगा? ये गैस बनना शुरू हो जाएगा। जब फिर इस गैस को ठंडा करेंगे क्या बनेगा? द्रव बनेगा। उसके बाद ये ठोस बनेगा, ठीक है। अब इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये तो मैं ऊपर में पहला स्टेप में समझा दिया था, तो फिर अंतर क्या रहा? तो मैं इसमें यह समझाना चाहता हूँ, जिस पॉइंट पर ठोस द्रव में बदलता है, देखिए हम इधर से पॉइंट खींचे हैं, तीर खींचे हैं ना। जिस पॉइंट में ठोस द्रव में, जिस पॉइंट मतलब जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू होता है, उस ताप को क्या बोलते हैं? द्रवनांक। क्लियर करता हूँ, अभी समझ में हो सकता है नहीं है, लेकिन आपको पता है मैं कोई चीज़ का अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के बताऊँगा, चाहे टाइम जितना भी लगे, उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता। हाँ देखिए, ये क्या है? द्रव है। द्रव का जब गैस में बनना शुरू होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक, ठीक है। जिस ताप पर यानी कि गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, समझिएगा, इस ताप पर क्या होगा? गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? गैस का क्वथनांक। एक बात बता दूं, हम इसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? स्केल, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे बढ़ता आ जाएगा। यहाँ होगा 10 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है। यहाँ होगा 50 डिग्री सेल्सियस पानी का ताप। फिर यहाँ होगा 70 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अरे समझ में, पानी का ताप कभी भी है ना, जब वो द्रव अवस्था में रहेगा, मिनिमम से मिनिमम जब द्रव अवस्था में रहेगा 0 होगा, और मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम का मतलब हुआ कम से कम, कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात क्लियर हो रहा है? अब देखना है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव, मैं सिर्फ पानी का लेके उदाहरण चल रहा हूँ, इसी को जो ना और द्रव से तुलना कर लीजिएगा जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। सबका द्रवनांक जो है ना, यानी कि जब ठोस से द्रव की ओर बदलता है, बढ़ता है, सबका अलग अलग होता है, सभी द्रव का। हम किसको समझा रहे हैं? अभी जल को लेके चल रहे हैं, और जिसका जैसा होगा उस तरह से सोचेंगे, लेकिन अभी हम किसको देखेंगे? सिर्फ जल को देख के चल रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा है, इसी ताप पर इस बिंदु को मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, इस बिंदु में किसी प्रकार की गड़बड़ी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, बिना प्रैक्टिकल के तो आपको समझ में आता नहीं, तो कराना पड़ेगा।
ये क्या है? लोहिया। लोहिया मतलब क्या बोलते हैं इसको? कढ़ाई, हम लोग लोहिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? लोहिया है, ऐसे रहता है ना पकड़ने वाला दोनों साइड। अरे समझ में, इसमें क्या किया हम? बर्फ का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिए? बर्फ का टुकड़ा रख दिए। यहाँ से हम ताप देना शुरू किए। क्या किए? ताप मतलब उष्मा, बिल्कुल माप के, थर्मामीटर लगा के थर्मामीटर, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिए हम? एक थर्मामीटर लगा दिए। क्या ये थर्मामीटर ऐसे ना होता है? रे थर्मामीटर लगा दिए। यहाँ पे हम मापते हुए जाएंगे, ताप को देंगे। यहाँ भी ताप कितना देंगे पता है? यहाँ क्या है? इस पे बर्फ है। इसमें क्या है? इसमें बर्फ है। टेम्परेचर अभी यहाँ पर दे रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि ये बर्फ है, यहाँ हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बर्फ कभी भी पानी नहीं बनेगा। सॉरी, पानी, वही पानी है, द्रव जो भी हो, पानी बोलते हैं। बर्फ एक हुआ, पानी। देखिए इसको मैं बर्फ बोल लेता हूँ, इसको पानी बोल लेता हूँ, बाकी सब पानी है ना। पानी का ही ठोस रूप क्या? बर्फ है। लेकिन हम लोग जो बोलते चलते लैंग्वेज यूज करते हैं, जो समझने में अच्छा हो, इसको क्या बोलेंगे? बर्फ। इसको पानी, इसको वाष्प, भाप या वाष्प नहीं बोलते हैं। भाप, भाप निकली रोल से, आ रहा है समझ में? इसको बोल लेते हैं बर्फ, इसको पानी, इसको भाप यानी कि वाष्प। देखिए बर्फ तब तक पानी नहीं बनेगा जब तक उसमें हम और ज़्यादा एनर्जी, सॉरी हीट नहीं देंगे। हीट मतलब उष्मा नहीं देंगे। मान लीजिए हम इसमें हीट देना शुरू किए, ठीक है, तो ये बर्फ क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि द्रव में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस पानी का ताप, इसमें क्या होगा? फिर देखिए कुछ देर बाद देखिएगा बर्फ हिलने लगता है। हिलने मतलब तैरने लगता है। पानी, बर्फ क्या होगा? बर्फ का टुकड़ा छोटा होता चला जाएगा। क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा, और पानी के ऊपर क्या होगा? तैरने लगेगा। हम उसमें हीट दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी हम पूरा बर्फ नहीं गला है, आधे बर्फ गला है। कितना बर्फ पिघला है? आधा ही बर्फ पिघला है। आधा बर्फ बन गया, आधा पानी बन गया। उस टाइम हम टेम्परेचर को हटा लेते हैं। क्या करेंगे? हटा लेंगे। तो उस टाइम पानी का ताप कितना होगा बताइए तो? उस टाइम पानी का ताप कितना होगा? उसमें कितना हीट दिए हैं तब जाके क्या बना है? पानी बना है। लेकिन उसमें क्या है? अभी आधा पानी है, आधा बर्फ है। बर्फ तैरता है, क्यों तैरता है? उसका घनत्व कम होता है पानी की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ? बर्फ हल्का होता है पानी से, ठीक है, इसीलिए तैरता है वो। तो बर्फ क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो बताइए उस टाइम पानी का ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा? बताइए। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। हाँ, देखिए ऐसा लगता है, हमें प्रतीत होता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? कि हम जो इतना हीट दे रहे हैं कहाँ जा रहा है? पानी के अंदर ना समा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही मैं इस बिंदु पे समझाना चाह रहा था। बात को समझिएगा। जब तक ये पूरा बर्फ पानी नहीं बन जाएगा, तब तक पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। याद रहा? याद रखना है। अब आप बोलिए, अब आप लोग बोलोगे कि तब सर इतना पानी, क्या बोलते हैं, इतना हीट गया कहाँ? इतना उष्मा गया कहाँ? वो उष्मा जो है ना, बर्फ को पानी बनाने में खर्च हो गया, ठीक है। वो दिखता कहाँ? आखिर कहीं तो होगा ना। उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त रूप से उस पानी के अंदर समा गया, पानी के अंदर समा गया। कैसे बताते हैं। पहले क्या था? बर्फ था, बोले थे ना, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। मैं खाली यही बता दूंगा ना, जो सब मास्टर करते हैं, सब टीचर करते हैं। क्या करता है वो यही बोलेगा, जब तक ये, हमको तो लगता है पहले इतना दूर तक भी नहीं जाएगा, अगर चला भी गया तो यहीं तक समझा पाएगा वो, कि ये जो ना, जब तक वो बर्फ पूरा पिघल नहीं जाता तब तक पानी का ताप कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का ताप रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए ये इसलिए होता है कि बर्फ के जो कण होते हैं ना, एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ा हुआ रहता है,
कैसे रहता है, बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ रहता है, यानी कि खिंचा हुआ रहता है, कस कर सटा हुआ रहता है। और उसका क्या होता है, कण का गतिज ऊर्जा क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर जो उसको द्रव बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके आकर्षण बल को कम करना पड़ेगा। उसके आकर्षण बल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट देंगे तो उसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। वो हीट कहाँ चला गया, उस कण को गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो गया। वो किसको ऊर्जा क्या ट्रांसफर हो गया, ये हीट ऊर्जा को किस में दे दिया हम, उसके कण की गतिज ऊर्जा में बदल दिए। उसका गतिज ऊर्जा बन गया तो क्या बन गया, वो द्रव बन गया। तो वो वहाँ क्या हुआ, गुप्त हो गया। गुप्त रूप से क्या हो गया, खत्म हो गया। उष्मा हम जो देते गए वो कहाँ जाके ट्रांसफर हो गया, वो उसके कण को क्या किया, यानी कि उसके कण के आकर्षण बल को कम करने में। समझ में आ रहा है, आया समझ में, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं। जो कण जो ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है किसका, बर्फ का, लेकिन टेम्परेचर तब तक क्या रहेगा, यहाँ पर पानी ही रहेगा, लेकिन उसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी रह सकता है जल, और ठोस अवस्था में भी रह सकता है ना, क्लियर हुआ ना माइंड। लेकिन उसी बिंदु पे क्या होता है, जमना भी शुरू होता है। यदि हम कोई पानी है 0 डिग्री सेल्सियस दे दिए, अब थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, यानी कि ठंडा और करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। वो तब तक जमता रहेगा जब तक उसको हम ठंडा करते रहेंगे, लेकिन वो पूरे का टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक कि पूरा वो बर्फ ना बन जाए। उसके बाद फिर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ का टेम्परेचर क्या होगा, घटता चला जाएगा। सेम अब उल्टा होता है, जैसे मैं इधर से बताया ना, कोई बर्फ़ है, बर्फ़ को लोहिया में डालें, उसको गर्म कर रहे हैं। अगर यदि हम गर्म, जब तक पूरा बर्फ़ पिघलेगा नहीं, तो उसका जो पानी उनी सब रहेगा, सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा, उसके बाद जब गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, जितना हम हीट करते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इस पॉइंट पर। एक तो मैं क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा, यानी कि इसको द्रव बनाने के लिए जितना उष्मा देना पड़ा और हमको दिखा भी नहीं, दिखा बर्फ भी था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम गर्म करते गए, पानी भी क्या रहा 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो हीट गया कहाँ, गुप्त, छुपाओ। कहाँ छुपा, जाके जहाँ भी छुपा हो, बताएं कहाँ छुपा था, कहाँ छुपा था, उसके कणों को आकर्षण बल को कम करने के लिए छुपा हुआ था। आ रहा है समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा। सभी बोलो एक साथ, द्रवण की गुप्त उष्मा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर हीट करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बर्फ पिघल के बिल्कुल पानी बन जाएगा। अब ये इसको हटा देते हैं, अब क्या बन गया, बस खाली पानी। देखिएगा पानी हो गया पूरा। अभी टेम्परेचर कितना है, 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ। जैसे ही 100 पे पहुंचेगा, ये क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे थर्मामीटर से मापते हुए, तो क्या होगा, ये उबलना शुरू होगा। उबलना बस शुरू होगा, उसका जो कण अलग नहीं होगा, गैस अभी नहीं बनेगा, वो पानी वाष्प अभी नहीं बनेगा। ठीक है, पानी वाष्प अभी नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब हम 100 डिग्री से और ज़्यादा फालतू उष्मा देना शुरू करेंगे, तब क्या होगा, वो पानी वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, हम चाहे हम 200 डिग्री सेल्सियस दे दें, लेकिन पानी का ताप कितना रहेगा, 100 ही डिग्री सेल्सियस रहेगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा उष्मा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको तोड़ने में खर्च होते जा रहा है। कुछ भी करेंगे ना, तो पानी का टेम्परेचर हम पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 डिग्री। यदि द्रव अवस्था में हो तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता, और कम 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से हम ज़्यादा, इसमें हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर दे ही नहीं सकते। दे सकते हैं लेकिन वो लेगा ही नहीं, बाकी जो आप एक्स्ट्रा दीजिएगा ना, उसको उड़ा देगा पानी को। ठीक है, और ये उबलता क्यों है पता है पानी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब और इसका इधर से जो वाष्प दाब क्या होता है, बराबर हो जाता है, फुदुक फुदुक करने लगता है। क्या करता है, फुदुक फुदुक। आ रहा है समझ में, वो फुदुक फुदुक यानी कि उबुक डुबुक करने लगता है, और पूरा पानी से बुलबुलाना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बात को समझिएगा।
तो कहने का मतलब है कि पानी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा जब तक कि पूरा पानी सूख के उड़ ना जाए। जब उड़ जाएगा तो फिर लोहिया में क्या बचेगा, लोहिया बचेगा। अरे समझ में। अब देखिए, आपको पता होगा, आप कभी रोटी बनाए हैं? मैं जब लॉज में था तो बनाया था एक बार। ऐसे जब दबा ना, भाप निकला ना यहाँ पर, मांस उस सब दिख गया। कुछ देर बाद देखे ना, मांस उस सब ये सब छिल गया, मांस उस सब दिख गया था। बिल्कुल सही है। आप लोग भी जो है ना, जो भी हमारी बहन लोग होंगे, लड़की लोग, देखे होंगे कभी, लगा तो होगा जरूर। आप लोग रोटी शुरू शुरू में बनाए होंगे तो किसी न सबको एक बार पंगा जरूर लेना पड़ता है रोटी से, ठीक है। जब देखिएगा पूरा जलन देता होगा, पूरा नारियल तेल क्या क्या लगाए होंगे उसको ठीक करने के लिए। कितना खतरनाक होता है रोटी का जो भाप होता है। क्यों? कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या होता है, तो आखिर वो उसमें जा कहाँ रहा है, और 100 डिग्री सेल्सियस से हम ज़्यादा दे रहे हैं तो वाष्प बनते जा रहा है उस, और वो वाष्प, मान चलिए कोई बर्तन है, उस वाष्प का भी ताप क्या होगा, 100 ही डिग्री सेल्सियस रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरा पानी वाष्प ना बन जाए। तो वो वाष्प गया कहाँ, यानी कि वो उष्मा गया कहाँ, सॉरी, वो उष्मा गया कहाँ, तो उस वाष्प को, यानी कि उस द्रव को तोड़ने में, उसके बलों के बीच आकर्षण बल को कम करने में खर्च हुआ। उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। अरे समझ में, वाष्पन की क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। वो जो गुप्त उष्मा के कारण जो है ना, किसमें, वाष्प में गुप्त उष्मा समाहित हो गया। यदि वो मेरे ऊपर कहीं पड़ गया तो क्या हाल करेगा, अंदाजा लगा सकते हो। जो मेरा एक बार हुआ था, भगवान करे दोबारा ना हो, और ना ही किसी और के साथ हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन मुझे ये डायग्राम के साथ समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। इसको कृपया करके, यदि समझ में नहीं आया हो, इसको शुरू से एक बार, जैसे जहाँ से क्लास में स्लाइड शुरू किया था, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से क्लियर होकर समझ में आ जाएगा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। मोटे तौर पे बर्फ है, द्रव है, गैस है, बर्फ को गर्म करते जा रहे हैं, ठीक है, गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक कि ये पूरा बर्फ पानी ना बन जाए। जब पूरा पानी बन जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बर्फ को पानी बनने में जो एक्स्ट्रा उष्मा लग रहा है, कहाँ गया आखिर, उसी को क्या बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा। यानी द्रव बनने में जो गुप्त उष्मा खर्च हुआ उसको क्या बोलेंगे, द्रवण की गुप्त उष्मा। अब फिर आगे चलते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब 100 डिग्री सेल्सियस आया तो फुदुक फुदुक स्टार्ट हो गया। समझ रहे हैं, फुदुक फुदुक, उबलना, ये हम लोग का देसी लैंग्वेज है, फुदुक फुदुक, ठीक है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस में चला गया। अब जैसे टेम्परेचर और बढ़ाएंगे वो तब तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक कि पूरा पानी सूख ना जाए, यानी कि पूरा उड़ ना जाए। जब उड़ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाष्प को किसी बर्तन में पैक करके रखा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कब तक? जब तक कि ये पूरा पानी वाष्प नहीं बन जाएगा, ठीक है। जब ये वाष्प बन गया पूरा, उसके बाद हम यदि टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, इस वाष्प का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं पहले, द्रव्यनांक। अब तो ये बच्चा है, पढ़ लोगे समझ में आएगा, पढ़ के देखो समझ में आया, आ गया ना, मुझे पता था। चलिए देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। द्रव्यनांक किसको बोलेंगे, कहाँ था द्रव्यनांक भाई, इसको बोले थे द्रव्यनांक। इसको क्या बोले थे, इस बिंदु को क्वथनांक, जहाँ उबलता है, इसको द्रव्यनांक। और ये द्रव का हिमांक छुटिया गया था, बताते हैं पहले, रुक जाओ पहले भी। द्रव्यनांक जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। कोई ठोस पदार्थ किसमें बदलना स्टार्ट होता है, द्रव अवस्था में, ठीक है। उस बिंदु को, उस ताप को क्या बोलते हैं, द्रव्यनांक। कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ से क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। यदि उसके 0 डिग्री सेल्सियस के बाद थोड़ा सा भी हम टेम्परेचर देंगे तो क्या बनना शुरू हो जाएगा, द्रव बनना शुरू हो जाएगा। तो उस बिंदु को, उस ताप को क्या बोलेंगे हम, द्रव्यनांक। जैसे क्वथनांक क्या था, तो बताए थे ना पहले, पिछली बार याद कीजिए, पिछली क्लास में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, उसको क्या, उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी ताप देंगे तो क्या होगा, वो उड़ना शुरू हो जाएगा। अरे समझ में, इसमें क्या लिखे, वायुमंडलीय दाब पर। ये कहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब पर। यदि इसको एवरेस्ट की चोटी पर ले जाके करेंगे तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है।
एवरेस्ट की चोटी पर 0 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट होकर पीछा चला जाएगा, और ये जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये 17 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। कहाँ पे? एवरेस्ट की चोटी पे। इसलिए इसमें कुछ निश्चित दाब होनी चाहिए। तो किस दाब पे? वायुमंडलीय दाब पे। पहले लिख दिया गया कंडीशन। ये जो प्रक्रिया चलेगा कहाँ चलेगा? वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? द्रवणांक आ गया समझ में। हिमांक, जब कोई द्रव जिस ताप पर बर्फ बनना शुरू हो जाए, कितना ताप पे द्रव बनना शुरू होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा? द्रव का हिमांक कहेंगे। एक प्रक्रिया होता है ठोस से द्रव बनना जिस ताप पर, द्रवणांक। अब द्रव से ठोस बनना, समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे? द्रव का हिमांक। द्रव का गैस बनना, क्वथनांक। आ रहा है समझ में? गैस का द्रव बनना, जमना या संघनन। संघनन ही कहते हैं इसमें। ठीक है, गैस का द्रव बनना क्या कहलाएगा? संघनन। वो भी कितना डिग्री सेल्सियस पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो गैस क्या होगा, यानी कि वाष्प क्या होगा? जल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। यदि यहाँ तक भी इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर क्या फायदा? ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं फिर आगे। अभी जो मैं बताया उसको छोटे छोटे परिभाषा के साथ समझाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, समझाने की ऐसे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूँ आधा घंटा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए। क्वथनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था या फिर वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, वह ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो वह ताप क्या होता है? पानी के लिए, किसके लिए? पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्या होगा? वो गैसीय अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैंने क्या देखा था? द्रवनांक, ठोस से द्रव बनना, यह है क्वथनांक। द्रव से गैस बनना। ठीक है, अब द्रवीकरण, अब उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे? द्रवीकरण या संघनन, या इसमें लिखना पड़ेगा हमको, द्रवीकरण या संघनन, दोनों में से कुछ भी बोलिए। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें क्या करेंगे? गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाएगा? संघनन या द्रवीकरण। बता चुका हूँ। ठीक है, द्रव का हिमांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से, कहाँ गया? वह पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में, इसमें क्या होगा? द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में जब के बनाएंगे उसको, उसकी प्रक्रिया क्या बोलेंगे? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। है समझ में? और उस प्रक्रिया को, यानी कि उस बिंदु को हिमांक कहते हैं। किस? वह ताप जिस ताप पर, नहीं बताए थे ताप यहाँ पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया उसका? हिमांक बिंदु हुआ किसका? जल का। है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, अभी तक मैंने 4 चीज़ पढ़ा। ठोस से द्रव बनना, द्रव से गैस बनना, 2 हुआ। गैस से द्रव बनना, फिर द्रव से ठोस बनना, 4 देखा। हकीकत में देखा जाए ना, ये दोनों मैं पहले ही बता रखा हूँ। वो जो ना डायग्राम बनाया था मैं, उसमें बता रखा हूँ। तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं लैंग्वेज को थोड़ा भली भांति समझाना डिटेल से एक बार ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझने के लिए। वैसे मेरे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। वो थोड़ा दिखा देता हूँ क्या चीज़ है ये। द्रवण की गुप्त ऊष्मा भी बताया था ना मैं। जब ठोस से द्रव बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बर्फ रहेगा। तो तब तक द्रव नहीं बनेगा जब तक उसमें हम हीट नहीं देंगे। जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे, ऊष्मा देते जाएंगे, तो क्या होगा? तो वो द्रव बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस द्रव का और उस बर्फ का टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आखिर वो हीट गया कहाँ? जहाँ भी गया हो वो तो बता दिया था कहाँ गया। उसके कण को के आकर्षण बल जो है ना, उनको तोड़ने के लिए, कम करने के लिए, कस के जो पकड़ा हुआ था ना, इसलिए ठोस था ना, उसको कम करने के लिए उसमें हीट दे रहे हैं। वो क्या हो रहा है? बस उसको तोड़ रहा है, यानी कि उसके कण की ऊर्जा को कम कर रहा है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा बर्फ पानी ना बन जाए। तब तक पूरे का टेम्परेचर, यानी दोनों का टेम्परेचर, बर्फ का भी पानी का भी क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और उस बीच में टेम्परेचर देते जा रहे हैं, देले जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो? उसी को क्या बोलेंगे? गुप्त, यानी कि छुप गए सारे सितारे, है क्या बात हो गई। ओ सॉरी, चलिए देखिए,
वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को, ठीक है, 1 kg क्या ले, किसी पदार्थ का 1 kg ले लिया, ठीक है, कोई भी पदार्थ, मैं भी जल लेके चल रहा हूँ, जल का मैं 1 kg बर्फ ले लिया, को उसके द्रवनांक पर, उसके द्रवनांक कितना उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लाके पहले हम उसको रख दिए हैं, क्योंकि बोल दिया उसके द्रवनांक पर, ठीक है। तो जल का द्रवनांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा, अब उसमें जितना भी उष्मा मुझे देना पड़ेगा उस ठोस से द्रव बनने के लिए आवश्यक उष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त उष्मा कहते हैं। कितना 1 kg पदार्थ का, देखिए 1 kg पदार्थ यदि हम 1 kg जल लेंगे ना, जल यानी बर्फ लेंगे, यदि उसको हमको पानी बनाना हो, द्रव बनाना हो, तो 1 पर kg लिखा हुआ है ना, ये क्या है जूल, जे मतलब क्या होता है जूल, उष्मा का मात्रा क्या होता है जूल, पहले बता दिया था मैं, शायद बेसिक कवर किया था मैं उष्मा को लेके, नहीं था कार्य जूल, ठीक है। जो उष्मा है ना उसको किससे मापते हैं हम, जूल से, उसका मात्रक जूल होता है, उसका कोई माप होता है, मेजरमेंट होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब बेसिक है, बस मोटे मोटे इसको समझते हुए चलिए कि हाँ इसका कोई माप होता है, जैसे लंबाई का कोई माप होता है, दूरी मीटर होता है ना, कैसे क्या होता है नहीं होता है, ये भौतिकी का है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें जाके डिटेल से बताऊँगा, बिल्कुल डिटेल से, कहीं नहीं छूटने दूंगा, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा ना, वही होता है कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है, अब इसी को जूल को मैं बताना करूँ तो 1 क्लास इसी में चला जाएगा, ठीक है। बस जूल समझना है कि किसका मात्रा होता है, उष्मा का, जो हम उष्मा दे रहे हैं ना उसका कुछ माप है, क्या है वो जूल है, यानी कि 1 kg बर्फ को इतना जूल देंगे ऊर्जा, कितना 1 kg बर्फ को 3.347 गुना 10⁻5 जूल ऊर्जा देंगे, तब जाकर वो 1 किलो बर्फ पूरा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। है समझ में, यदि हम इतना सा ही ऊर्जा देंगे तो पूरा बर्फ पानी बन जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा 0 ही रहेगा, समझ में आया। अब जैसे ही इतना जूल से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा जूल उसमें दे दिए, उष्मा दे दिए, तो उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में ना। अब उसी तरह सब देखते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा वायुमंडलीय दाब पर, कहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे हम, वायुमंडलीय दाब पर, किसी द्रव के, कोई भी द्रव का वाष्पन क्या होता है, जब द्रव से गैस, अभी क्या था ठोस से द्रव की ओर चले थे, अब द्रव से गैस की ओर चलेंगे, ठीक है, पहले भी समझा रखा हूँ, देख लीजिए। किसी द्रव के 1 kg को, कोई द्रव 1 किलो ले लिए, क्यों, किसको हम लेंगे अभी, नहीं कुछ तो पानी यानी कि जल को लेंगे, उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तित, किस ताप पर, उसके क्वथनांक किस ताप पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलेंगे हम उसको, किसको, उस पानी को, कितना पहले गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है। बिना परिवर्तन लाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने के लिए, यानी कि वाष्प बनने के लिए जितना भी उष्मा की आवश्यकता होगी उसको क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा कहते हैं। ये कितना होता है, देखिए बताता हूँ, 1 kg पानी को कितना जूल देंगे, 22.59 जूल ऊर्जा देंगे, तब जाके क्या बनेगा, पूरा 1 kg का 1 kg पानी क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा। वो कहाँ क्या, वाष्प का भी टेम्परेचर उस टाइम कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, जब तक कि पूरा द्रव वाष्प ना बन जाए। लेकिन वही वाष्प आपके हाथ पे पड़ेगा ना, तो उसमें क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है, कारण यदि उससे थोड़ा सा भी हम टेम्परेचर बढ़ा दिए वो वाष्प में जाके समा जाएगा, लेकिन वो जल में 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि वो जो वाष्प होता है ज़्यादा खतरनाक होता है, किससे, जल से। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबल रहा हो, उसमें आप हाथ डाल दीजिए, यदि कोई वाष्प बना हुआ है, उसमें क्या होता है, गुप्त उष्मा भी छुपा हुआ रहता है, उसके कण में उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है, हाथ को अच्छी तरह से वाइब्रेट कर देता है, ठीक है ना। ऐसा वाइब्रेट कर देगा ना, छिलका उलका लेके बाहर आ जाता है,
ठीक है, ये प्रैक्टिकल है भाई। जो रोटी बनाई हो ना कभी घर में, किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, रोटी ऐसे सेकते समय उससे जो भाप होता है ना, यानी कि पानी रहता है ना, वही गर्म होता है। किसी न किसी को यहाँ लगा ही होगा। देखिए कितना खतरनाक होता है। और पानी में एक बार हाथ डुबा के आप लेके आ जाइएगा। लेकिन बस एक कंडीशन है, आप सीबीएसई मीडियम से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आप ज़्यादा सुकुमार नहीं हो, थोड़ा सा आपका त्वचा जो है ना देसी टाइप का हो, काम उम किया हुआ हो, तभी ये प्रैक्टिकल कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। वैसे भी मैं नहीं बोलूँगा ऐसा प्रैक्टिकल करने के लिए। क्यों? कि ये थोड़ा सा आपकी चमड़ी को जला भी सकता है यदि आप ज़्यादा सुकुमार हो या कुछ ऐसा हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बस पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आपको हाथ डालने के लिए बोल रहा हूँ। हाथ नहीं डालना है बाबू, ठीक है? क्योंकि हाथ तो जल जाएगा। पता है, यदि इस हाथ को डालोगे तो फिर क्या समस्या आएगा। यदि ये हाथ जल गया तो, ये हाथ जल गया तो कोई बात नहीं, खाना खाने में दिक्कत होगा और पढ़ने में दिक्कत होगा। लेकिन ये हाथ जल गया तो सोच लो क्या होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्या हो, कहने का मतलब है अब आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है रेलवे ड्राइवर, मतलब इतना इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन को, घुमा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं यार, ग्रुप डी में जहाँ भी हो पूछ सकता है। क्या आएगा? द्रवण की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है? देख लीजिए, 22.59 और 3.347। 3 दशमलव आपको शायद नहीं दिख रहा हो क्योंकि छोटा बिंदा है। 3 दशमलव है ये, यहाँ पर ये दशमलव है। ठीक है, 3.347 बड़ा है कि ये है 22.59, ये बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? द्रवण की गुप्त ऊष्मा से ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको गैस में बनने के लिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलिए चलिए, आज उम्मीद नहीं था कि इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, लेकिन संभव हो पा रहा है। मैंने वो जो थोड़ा सा ट्रिक बताया था ना, वो थोड़ा सा इजी कर दिया, समझ में भी अच्छी तरह से आ गया, बिल्कुल क्लियर तरह से। और उसको समझाने के बाद बाकी जो है ना बस यूँ ही चलता चला गया। कि एक बार जो समझ नहीं, फिर दोबारा क्या है, वही चीज़ है सब। उस डायग्राम को कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए, कहीं फ्रंट पेज पे कर लीजिए, नहीं तो कॉपी के फ्रंट पे पेज फाड़ के अच्छी तरह से रख लीजिए, जो कि कभी एक बार नज़र पड़ जाए। क्योंकि वो स्किप अगर एक बार हो गया फिर दिमाग में जल्दी आएगा नहीं, जब तक वीडियो नहीं देखिएगा। तो क्यों इतना टाइम लॉस करना अपना? ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको। अभी जो है ना, अभी केमिस्ट्री में पूरा करूँगा, फिजिक्स, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊँगा टेक्निकल, जो कि रेलवे ड्राइवर में पूछा जाता है। ठीक है, टेक्निकल ऐसा पढ़ाऊँगा ना आपको भी लगेगा कि टेक्निकल सुन के सबको डर लगता है। सही बात है, कोई सही से पढ़ा नहीं सकता जो कि बच्चों को समझ में आए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इससे भी ज़्यादा हल्का लगेगा, चुटकी में जाएगा टेक्निकल। क्योंकि मैं टेक्निकल मास्टर हूँ, क्योंकि टेक्निकल मास्टर का नहीं मतलब है कि मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ ना, इसलिए वो सब मेरा थोड़ा सा इजी वे में चलता है। जब मैं रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया था, विश्वास नहीं करोगे, मैं एक भी दिन पढ़ के नहीं गया था, यूँ गया बस बैठा, कि उससे हमको कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी जॉब नहीं थी तो क्या करें, कुछ तो करना था। तो फिर गए बैठे, उस टाइम क्या था ना, 3 बोर्ड में आप बैठ सकते हैं, तो तीनों बोर्ड में बैठा मैं। तीनों बोर्ड में रिजल्ट हुआ, तीनों का साइको दिया, तीनों का मेडिकल टेस्ट दिया, तीनों का मेरिट आया। लेकिन ज्वाइन एक में किया, उसके बाद फिर उसमें से भी निकल पड़ा कि उससे कहीं और बेहतर जगह पे अभी आप हैं, इसीलिए। ठीक है, आपके पास अगर ये गुण है, यानी क्या बोलते हैं, नॉलेज है, तो फिर नौकरी है ना, यूँ घूमता रहेगा आपके पीछे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, गैस और वाष्प में अंतर। वाष्प शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? देखिए, अभी कोई द्रव है, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या बन जाता है? वाष्प। कहने का मतलब क्या है? वाष्प हम उसको बोलेंगे जो पदार्थ कमरे के ताप पर क्या हो, द्रव हो, उसको क्या बोलेंगे। अगर उसको हम गर्म करके जो गैसीय अवस्था में लाएंगे, उसको हम वाष्प भी कह सकते हैं, गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाष्प शब्द का प्रयोग वैसी गैसों के लिए किया जाता है जो कमरे के ताप पर क्या हो, द्रव हो। यानी कि इस ताप पर जो द्रव रहेगा उसको अगर हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, गैस बनाएंगे गर्म करके, तो उसको हम वाष्प कहेंगे। ठीक है, या फिर भाप बोल दीजिए, या फिर क्या बोलते हैं, गैस बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा। उसको गैसे अनेक तरह से उसको उड़ा दिए। तो अब देखिए, जो पदार्थ कमरे के ताप पर ही गैस अवस्था में रहता है उसको वाष्प नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको गैस ही बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। आ रहा है समझ में?
बहुत सिंपल था ये, लेकिन सोचा फिर अगर बताना ज़रूरी है कि आखिर गैस और वाष्प में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा देखते हैं हम, सेल्सियस और केल्विन ये क्या है? ये ताप को मापने का क्या है? मात्रक है। ठीक है, जैसे कि दूरी को किससे मापते हैं हम? मीटर से माप लेते हैं, किलोमीटर से माप लेते हैं, कोस से माप लेते हैं ना। मतलब एक कोस है 3.5 कोस दूर है वो स्कूल, समझ रहे हैं ना? नहीं कि 3 कोस दूर है वो स्कूल। निकोस क्या है? दूरी का मात्रक है। किलोमीटर भी दूरी का मात्रक है, मीटर भी दूरी का मात्रक है, फीट भी दूरी का मात्रक है ना? यानी कि दूरी को कई प्रकार से माप सकते हैं। उसी तरह से तापमान को, ताप को भी कई तरह से मापा जाता है। ठीक है ना? मोटे तौर पे 3 तरह से मापा जाता है, एक सेल्सियस में, एक केल्विन में, एक फ़ारेनहाइट में। थोड़ा फ़ारेनहाइट जो है ना, उसको उनका कन्वर्जन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए उसको अभी नहीं, बाद में, क्योंकि अभी डाटा का जो है ना धीरे धीरे इसमें डाटा डालना है। यदि मैं तीनों अभी बता दूंगा ना, आपका डाटा क्या हो जाएगा? स्वाहा, दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं जब पहले से जो शुरू से जो क्लास लिया था, मैंने क्या किया था, आपको डाटा देने से बच रहा था। मैं डाटा जैसे देने जा रहा था फिर खुद को खींच लेता था, नहीं डाटा नहीं देना है, अरे डाटा नहीं देना है। क्यों? यदि मैं उस टाइम डाटा दे देता तो आपके दिमाग का लोड बढ़ जाता, आपके दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता कि आप जो है ना आगे मेरे क्लास देखने लायक नहीं बचते। सही बता रहा हूँ, नहीं लगता समझ ही नहीं रहा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैं बहुत सोच समझ के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, आपको लेके आया हूँ। लेकिन छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ तक लाना, यानी मैं अपने को कंट्रोल करके लाया हूँ। जहाँ डाटा मिलता तो मैं खुद को नहीं रहने देता हूँ, ये तो बाद में फिर शुरू से चलेगा ही चलेगा, डाटा तो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अभी केल्विन और क्या है, सेल्सियस, ठीक है, उसको लेके चलना है। ठीक है ना, जो भी टेम्परेचर है उसका मान के चलिए डिग्री सेल्सियस में, कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। केल्विन बराबर होता है 273 यानी क्या होता है, ताप का 2 मात्रक होता है, सेल्सियस और केल्विन, दोनों में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। केल्विन बराबर होता है 273 पॉइंट है, ये क्या है, बीच में पॉइंट है, 15 प्लस डिग्री सेल्सियस, जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसको क्या करेंगे, इसमें खाली जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, केल्विन। अगर मान के चलिए आपको बताया, कहा जाए यदि किसी भी वस्तु का ताप, यानी किसी वस्तु का ताप यदि कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसका केल्विन में कितना होगा, केल्विन में क्या होगा, 10 को क्या करेंगे, बस जोड़ देंगे इसमें, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, हवा में है। 273 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 283.15, 273.15 प्लस 10 करेंगे 283.15 केल्विन हो जाएगा। ये क्या बन गया अब, ये केल्विन। पहले किस में था, ताप में था, अभी किस में हो गया, केल्विन में। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उल्टा आप, कि मान के चलिए 373.15 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब छोटी मोटी मैथ है, जिसकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी होगी उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, यानी कि मैथ समझ में नहीं आ रहा, कृपया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा, इस जगह ऐसा नहीं बोलिए सर कैसे बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मैं 5 क्लास बना रखा हूँ, संयोग आपका अच्छा है कि मैं उसको डिटेल से पूरा बेसिक ही मात्र कवर किया हूँ। उसमें ये सब सारा कुछ है, जो कैलकुलेशन छोटा मोटा आएगा ना, वो पूरा कैलकुलेशन उसमें कवर है। कृपया आप उसे देख लें, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर मैं जैसे बोला ना 273.15 केल्विन, आप यूँ निकाल दीजिएगा इसको देखते हुए, ठीक है ना। 273 केल्विन को बोलेंगे कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्या करेंगे, केल्विन कितना है, सॉरी 373 है ना, ये दिया हुआ है, 0.15 केल्विन था, बराबर क्या होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। एक नियम है, इसको इधर से इधर करते हैं, क्या होता है, बराबर के इस पार लाते हैं तो माइनस में आ जाता है, किस में होता है, इसके साथ माइनस में हो जाता है। जब इसको इसमें माइनस में करेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में इसका वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में, छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। केल्विन अगर ये निकालना हो, डिग्री सेल्सियस दिया हो तो क्या करेंगे, इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो बस जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, था ना, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस दिया था ताप,
तो जोड़ दिए तो 283.15। अब उसका उल्टा यदि हमको केल्विन दिया हुआ हो तो 273 को क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। आया समझ में? कुछ नहीं है, हवा में है। यदि आपका मैथ थोड़ा ठीक है तो मुझे इतने भगने की यानी कि भूखने की कोई ज़रूरत, भगभग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कमज़ोर है तो कृपया आप जाएं मेरे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट पे, उसको एक बार देख लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक्स उसको कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये अपना चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऊष्मागत अवशोषण आप देखते होंगे कुछ पदार्थ ऐसा होता है, मान के चलिए आप धूप में आप जो है ना सूर्य के प्रकाश में बाहर में आप विभिन्न प्रकार के वस्तु रख दीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार का, सबको जो है ना कुछ देर बाद टच कीजिएगा, कोई ज़्यादा गर्म लगेगा, कोई कम गर्म महसूस होगा, कोई उससे ज़्यादा गर्म महसूस होगा ना। तो एक अमूमन देखा गया है विभिन्न पदार्थ समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है। जितना भी पदार्थ है ना समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। ऐसा पाया गया है काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। जो काली या गाढ़े रंग की वस्तुएं होती है ना, जैसे काला शर्ट या लाल गाढ़ा कपड़ा या फिर पूरा भूरा कपड़ा होता है, वो जो है वाइट शर्ट की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है। इसलिए हम गर्मी में क्या करते हैं, हल्का कलर का यानी कि हल्के कलर का कपड़ा पहनते हैं। किस कलर का? हल्का कलर, या फिर वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। उससे क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण ये नहीं करता। कौन? वाइट वाला। और काला गाढ़ा वाला करता है। वो क्यों ऐसा होता है वो आपको लाइट चैप्टर में बताऊंगा। किस में है? उसमें शायद 10th में है। ठीक है, फिजिक्स में, भौतिकी में। लेकिन अभी देख लीजिए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो सफ़ेद उसकी किरण कैसी होती है, सूर्य की किरण सफ़ेद होती है। सफ़ेद क्या करता है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ठीक है ना, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। लेकिन वो जो काला कपड़ा होता है, गाढ़ा कपड़ा होता है, वो सूर्य की रोशनी की ऊष्मा को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि अपने और ऑब्जर्व का मतलब होता है अवशोषण कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है उसमें ज़्यादा हीट लगता है। यदि आप धूप में है ना काला कपड़ा पहन के चले जाइए और कोई एक वाइट कपड़ा पहन के चले जाइए, आप देखिएगा काले कपड़े वाले पसीने से लथपथ हो जाएंगे। क्यों? जो भी सूरज की रोशनी आ रही है उसको अवशोषित करके उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। वो हीट क्या करेगा, शरीर से पानी निकालेगा फिर। ठीक है, यानी पसीना निकालेगा। आ रहा है समझ में? इसलिए गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। ठीक है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या, अभी तक मैंने कितना बताया था, 3। लेकिन उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके कई नए नए पदार्थ निकाले। उसमें से अभी तक हमको जो पढ़ना है 5 तक, 3 तक इम्पोर्टेंट है, इसके विषय में डीप नॉलेज चाहिए। बाकी बस पाँचवों के यानी कि चौथा और पाँचवा का जो नॉलेज रखना है, मोटे तौर पे 5 से 6 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट है मैं बता देता हूँ। पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये तो ऑटोमेटिक, इसमें क्या बताऊँ, इसमें क्या बात करना है। चौथी अवस्था है ये। ठीक है, पहले 3 निकला ठोस द्रव गैस, उसके बाद चौथी, बहुत ईजी हो गया। दूसरा देखिए, इसमें पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस में रहता है। इसमें जो पदार्थ है ना गैस के रूप में रहता है, क्या होता है, अत्यधिक आयनीकृत, उसको ज़्यादा आयनीकृत किया जाता है। आयन किसको बोलते हैं बताए ना, भूल गया होगा, रिवीजन नहीं किया ना, बताए थे ना। कोई भी पदार्थ यानी छोटा जो गैस का कण है, परमाणु बताए थे ना, परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए बाहर, उस पर कौन सा आयन आ जाएगा, धन आयन। यदि उसमें कोई और एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कौन सा आयन आ जाएगा, ऋण आयन, उसी को बोलते हैं आयन। यदि उतना डिटेल्स में बताऊंगा नहीं भाई, नहीं तो फिर ये क्लास जो है ना पता चलेगा 4 घंटे का बन गया। ठीक है, मैं जो पहले बता रखा हूँ उसको रिवीजन करो, पता समझ में आ जाएगा आयन क्या होता है। मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग को भूल गए होंगे आयन क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ रिवीजन करो। ठीक है, बस इतना बता दिया, हिंट दे दिया, काफ़ी है। यदि तो रिवीजन कर रहे होगे पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यानी क्या होता है, आयनित, बहुत ज़्यादा आयनित हो जाता है, उस पर इतना टेम्परेचर दिया जाता है, ऐसा टेम्परेचर में वो रहता है, इतना ज़्यादा उसको इस तरह से टेम्परेचर देके बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा उस गैस को क्या किया जाता है, आयनित कर दिया जाता है। यानी कि उसमें से ना जितना भी कण है ना सारे अपना अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को वहाँ से बाहर निकाल देता है, बस उस पर आयन ही आयन रहता है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा चमकीला हो जाता है। क्या होता है, वो चमकीला हो जाता है, जिससे कि उसका गुण जो है ना इन तीनों के गुण से भिन्न हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, चौथी अवस्था। इसमें पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस में
रहता है, ठीक है। इसके कण अति ऊर्जावान और उत्तेजित अवस्था में रहता है। अब बताइए, जो गैस है उसको बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इसका कण क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होगा, इधर से उधर भागेगा, उधर से उधर भागेगा, आ रहा है समझ में ना, और अधिक उत्तेजित रहेगा, नहीं समझे, फुड़ भागेगा, आ रहा है समझ में ना, अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में रहता है। इसका उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब समझते हो, ट्यूबलाइट नहीं होती है जिसमें देखो तो बीच में कभी ट्यूबलाइट फोड़ के देखना, बीच में जब जलाते हैं ना उसमें इस तरह से बनाया हुआ होता है, उसका सतह पूरा चमकीला जैसा हो जाता है, देखते हो ना, पूरा चमकने लगता है। किसके वजह से, यानी कि वो चौथी अवस्था के ऊपर पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका सतह चमकना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रतिदीप्त ट्यूब, ठीक है। और नियॉन संकेत बल्ब देखे हो, नियॉन संकेत वाले बल्ब में क्या जाता है, अब देखे होंगे साइन बोर्ड मतलब जब दुकान के बाहर नहीं लगा रहता, वो चमकता हुआ उसमें से पूरा नाम लिखा रहता है, उसमें क्या होता है, नियॉन बल्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसको जब करंट देते हैं ना तो उसमें प्लाज्मा की चौथी अवस्था की तरह उसके गैस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं बल्ब के अंदर का, जिससे क्या ज़्यादा शाइनिंग हो जाता है। ज़्यादा शाइनिंग होने से क्या होगा, हमको दूर से ही दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, साइन बोर्ड में नियॉन संकेत वाले बल्ब का स्ट्रिप नहीं होता है एलईडी का, जिसको एलईडी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया उपयोग इसका। अब देखिए, गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रंग युक्त, यदि गैस से होकर कोई विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे करंट, तो उसमें क्या होता है, रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होता है। रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा, रंग युक्त मतलब कि थोड़ा सा कलरफुल प्लाज्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा जब किसी गैस में विद्युत धारा को हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में। इसी वजह से उसमें क्या, आप ही बताओ, सूर्य और तारे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वहाँ भी तो कोई गैस होगा ना। जब इतना किसी को टेम्परेचर देंगे तो उसका कण क्या होगा, प्लाज्मा का रूप ले लेगा। जब वो प्लाज्मा का रूप लेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। इसलिए हमको तारे और सूरज क्या होते हैं, चमकता हुआ प्रतीत होता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसके सतह पे क्या होता है, प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा के रूप में गैस रहता है। आया समझ में। अब चलिए देखते हैं पांचवा अवस्था, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये क्या है, पदार्थ का पांचवा अवस्था का नाम है। आपने 4 पढ़ लिया, ये क्या है, पांचवा है। इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। मैं जो पीछे बताया था कुछ पॉइंट, उसको उतना ही पढ़ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर भी मैं उसको अच्छा समझाया, जितना इसमें आपको ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा समझाया, और समझ में आया भी होगा। ये भी उसी तरह का पांचवा पदार्थ है, ठीक है। इसको कौन निकाला था, सबसे पहले जो है ना, आइंस्टाइन ने पदार्थ की इस अवस्था का अनुमान लगाया था। आइंस्टाइन क्या एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, ठीक है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि नहीं, पांचवा अवस्था होगा, है ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, कहाँ का ये, अपने देश का है, भारत देश का है वैज्ञानिक, ठीक है। बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है ये भी। 1920 में, इनके बाद 1920 में बोस ने पदार्थ की पंचम अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत किया। ये बस अवधारणा प्रस्तुत किया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसा बन सकता है, ये पांचवा पदार्थ मिल सकता है, ये हुआ अवधारणा। लेकिन बाद में अमेरिका की 3 वैज्ञानिक के टीम ने, 3 वैज्ञानिक मिलकर, यानी कि एक टीम वर्क कर रहा था, यानी टीम में काम कर रहा था, एक साथ मिलकर काम कर रहा था, उसको बोलते हैं टीम ने पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कहाँ पर, लेबोरेटरी में इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। किसने, अमेरिका के 3 वैज्ञानिक की टीम ने, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, अति निम्न घनत्व वाली गैस लिया गया, जिसका घनत्व बहुत कम हो। अति निम्न नहीं, अति निम्न वाले क्या लिया गया, गैस को लिया गया, ठीक है, जिसका घनत्व क्या हो, अति निम्न हो। उसको अतिशीलता किया गया, शीलता नहीं, अति शीतलित समझ रहे हैं, इतना ठंडा कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा, यानी कि माइनस कम से कम हज़ारों डिग्री सेल्सियस, यानी कि लाखों डिग्री सेल्सियस, इतना उसको शीतल किया गया, ठीक है, करके इस अवस्था को प्राप्त किया। उसके बाद जो पदार्थ की अवस्था मिला वो क्या था, ये पांचवा अवस्था था। कौन सा था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन नाम क्यों रखा गया, सबसे पहले किसने सोचा था, आइंस्टाइन ने, उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस ने, इसलिए आइंस्टाइन और बोस
ठीक है, उसको कंडेंसेंट किया गया। कंडेंसेट मतलब क्या होता है, कंडेंस करना यानी कि ठंडा करना, बहुत ज़्यादा ठंडा करना, कंडेंस करना, कंडेंस करके जमाना उसको, ठीक है। तो फिर कौन सी अवस्था मिला हमको, पांचवा अवस्था, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होता है, ये आपका हमारे परिवेश के पदार्थ समाप्त होते हैं, ठीक है। आपको अब क्या किया जाएगा, आप देखिए मैंने कल आपको ऑब्जेक्टिव दिया था, उसका आंसर आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है। आप अपने से उसको मिला लीजिए, सही है कि नहीं है। यदि कहीं आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको क्या करो, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चाहे आप अभी देख रहे हो या मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पे 2 साल बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये वीडियो है ना 5 साल पहले अपलोड किया हुआ है या फिर 10 साल पहले अपलोड किया तो इसका रिप्लाई नहीं जाएगा। रिप्लाई आपको मिलेगा, यदि समझ में नहीं आएगा तब, जो ऑब्जेक्टिव मैंने कल दिया था, ठीक है। अब उसके बाद आज का ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया उससे मैं दे रहा हूँ, आप देखिए आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, उसको बना के रखिएगा हल करके, और कल इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, और एक बात, जब आपका इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जैसे कि एक पिछली क्लास में दिया था, अब एक इसके पहले दिया था मैं, ठीक है, इसके पहले एक दिया था और अभी एक दे रहा हूँ, लगभग 30-35 ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास बस ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर से रिलेटेड मैं निकाल के एक क्लास लूँगा, ठीक है। वो दूसरे प्लेलिस्ट में होगा, ऑब्जेक्टिव वाली प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री कुछ ऐसा नाम से मैं उसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें सारे चैप्टर वाइज जैसे कोई चैप्टर ख़त्म होता है उस सारे का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, मैं उसमें उसको अच्छी तरह से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, ओके बाय।